हेलो एवरीवन। तो बेलराइज इंडस्ट्रीज के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, 3-4 दिन पहले रिजल्ट्स आए हैं। फिर कंपनी का कॉल भी हुआ परसों, काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स इन्होंने दिए हैं। तो कैसा आउटलुक लग रहा है, नंबर्स कैसे हैं, कैसी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी लगती है, इन सारी चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे इस कंपनी पे। तो बेलराइज का बिजनेस मॉडल हमने डिटेल में समझा ही है। शॉर्ट में आप समझो तो ये ऑटो एंसिलरी के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। शीट मेटल कंपोनेंट इनका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। वहां पे कंपनी का 24% का मार्केट शेयर है टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर। यानी कि जितने भी बाइक स्कूटी देखते हो आप, तो हर 4 में से एक बाइक स्कूटी का जो चेसिस सिस्टम है वो ये कंपनी बनाती है, बेलराइज इंडस्ट्री। लेकिन लास्ट 10-15 ईयर्स में कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन भी किया है थोड़ा बहुत, मतलब टू व्हीलर से निकल के 3 व्हीलर सेगमेंट हो गया, 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल हुआ, कमर्शियल व्हीकल हुआ। इन तीनों चारों सेगमेंट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। तो अभी देखते हैं कंपनी के Q3 के नंबर्स कैसे हैं एंड किस तरीके का आउटलुक है। एक तो कुछ अपडेट्स इन्होंने दिए हैं, जैसे आप ये देखोगे मर्जर का अपडेट इन्होंने दिया है। आईपीओ के टाइम पे मैनेजमेंट ने एक तरीके से वो कमिट किया था कि जो हमारी दो एंटिटीज हैं, मतलब सेम प्रोमोटर की जो दो अलग कंपनीज हैं, उनका हम मर्जर कर देंगे बेलराइज इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी ने इसको अप्रूव कर दिया है। और मर्जर जो है आपका ये ईपीएस एक्रेटिव है। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जिसकी वजह से आप मार्केट भी देखोगे काफी पॉजिटिवली रिवॉर्ड कर रहा है इसके स्टॉक को। तो उसको भी डिस्कस करेंगे कॉल में। फिर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q3 के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो है इनका लगभग 80-90% रेवेन्यू यहीं से आता है। मतलब कि कंपनी खुद पार्ट्स वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है इसके अंदर। तो इसकी ग्रोथ काफी कम है, 5% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। फिर जो ट्रेडिंग वाला सेगमेंट है, यानी कि कंपोनेंट्स वगैरह खुद नहीं बनाया मैंने, बाहर से सोर्स करके उसको कंपनी को सप्लाई कर दिया, अपने क्लाइंट को सप्लाई कर दिया। तो उसकी ग्रोथ है 23% के आसपास। बट क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू इस बिजनेस से आता है, तो कंसोलिडेटेड पे आप देखोगे सिर्फ 8% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि मेन सेगमेंट का ही ग्रोथ आपका काफी कम आया, 5% के आसपास। फिर इबिटा कंपनी यानी कि मार्जिन कंपनी के स्टेबल रहे 12% के आसपास। लास्ट ईयर भी, इस साल भी सेम मार्जिन इन्होंने मेंटेन करे। बट पैट में आपको 26% का ग्रोथ देखने को मिलेगा एडजस्टेड पैट में। एडजस्टेड पैट का मतलब क्या है कि जो हम बहुत सारी कंपनीज में देख रहे हैं ना, लेबर कोड चेंज हुआ है तो एक एडिशनल एक्सपेंस आइटम आ गया इस क्वार्टर के अंदर, तो उसको एडजस्ट करके आप देखोगे तो 26% का पैट ग्रोथ है। अदरवाइज आई थिंक 21-22% का पैट ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है। यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि पैट ग्रोथ हमको ज्यादा अच्छा देखने को मिला है, जबकि टॉप लाइन की ग्रोथ सिर्फ 8% के आसपास है। 9 मंथ्स में भी लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस है। टॉप लाइन ग्रोथ 16%, बट प्रॉफिट आपको दिखेगा 51% से ग्रो किया है। रिटर्न रेशियो ROC भी इनका देखें तो पहले 13-14% था, अब ये 15% क्रॉस कर चुका है। तो यहां पे भी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। फिर सेगमेंट वाइज अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो 85% इनका पहले रेवेन्यू आता था टू व्हीलर प्लस 3 व्हीलर। इसमें भी सिर्फ टू व्हीलर का सेगमेंट आप देखोगे ना, तो 65 से 70% रेवेन्यू टू व्हीलर से आता था कंपनी का, क्योंकि वही चेसिस सिस्टम, शीट मेटल कंपोनेंट कंपनी उसी के लिए बनाती थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे 3 व्हीलर और बाकी सेगमेंट्स में एंटर लिया है। तो अभी आप देखोगे जो मेन सेगमेंट है, मेन इंजन है आपका टू व्हीलर वाला, उसमें ही ग्रोथ नहीं आई है, बिल्कुल फ्लैट रहा है आपका रेवेन्यू बाय लेवल पे। तो इसकी वजह से हमको ओवरऑल ग्रोथ में भी स्लो डाउन देखने को मिला है। जो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल है वहां पे 7% का डिक्लाइन है। जो कमर्शियल व्हीकल है वहां पे जरूर हमको 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। देन बेलराइज का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, 74-75% जो रेवेन्यू है इस कंपनी का ना, वो पावर एग्नोस्टिक है। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक का मतलब क्या होगा कि चाहे पेट्रोल गाड़ी हो या ईवी गाड़ी हो, दोनों तरीके की गाड़ी में मेरे जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स मैं बनाता हूं, वो यूज होता है। तो जो ये ट्रांजिशन चल रहा है ईवी की तरफ, उससे बेलराइज को कोई रिस्क नहीं है। तो 74% रेवेन्यू वहां से आता है एंड उस सेगमेंट में हमको 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। जो आइस वाला इनका सेगमेंट है वहां पे 10% का डिक्लाइन देखने को मिला है एंड ओवरऑल 9 मंथ्स में भी आप इसी तरीके का परफॉर्मेंस देखोगे। फिर एक और बड़ा अपडेट आया है कंपनी का, तो एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर फ्रांस की एक कंपनी है ये SDM, इसका इन्होंने एक्विजिशन किया है। और भी इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी इन्होंने अभी कॉल में बताया, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन एक और अपडेट, हालांकि ये हमने लास्ट मंथ ही डिस्कस कर लिया था, इनका जो एक बिजनेस अपडेट वाला वीडियो था, कि प्लासन सासा जो इसराइल की एक काफी बड़ी डिफेंस कंपनी है, उनके साथ में इनका पार्टनरशिप हुआ है। आई थिंक ये 3 साल का एक ये पार्टनरशिप हुआ है। इसके भी क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हम कॉल में समझेंगे। प्लस इनके जो खुद के जो नए प्लांट्स कंपनी लेकर के आ रही थी, लगभग 800 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं ये 2 साल के अंदर। तो जैसे हरिद्वार में आप देखोगे, चेन्नई में देखोगे, भिवाड़ी के अंदर जो इनका ये 4 व्हीलर का प्लांट आ रहा है, इन सबका कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन वहां पे कंपनी स्टार्ट कर रही है। नाउ यहाँ पे एक चीज पे हम देखते हैं कि इबिटा जो है कंपनी का, वो तो सिर्फ 10% से ग्रो किया था, मार्जिन इतने इंप्रूव नहीं हुए। बट प्रॉफिट में क्यों हमको ये 26% का ग्रोथ देखने को मिला है, तो उसका रीजन है फाइनेंस कॉस्ट। सो फाइनेंस कॉस्ट आप इनका वाई लेवल पे देखोगे ना, तो 35-36% से रिड्यूस हुआ है, यानी कि डीलेवरेजिंग हुई है बैलेंस शीट की। तो जो आईपीओ से इन्होंने फंड रेज किया था, उसका काफी बड़ा पार्ट इन्होंने डेट रीपेमेंट के लिए यूज किया है। बैलेंस शीट आपकी और स्ट्रांग हुई है, इनका डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो वो काफी अब हेल्दी लेवल पे आ चुका है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कम हो गया और नेट प्रॉफिट में हमको 21% की वैसे ग्रोथ देखने को मिली। और एक वो एक्सेप्शनल आइटम ये जो है, इसको एडजस्ट करके अगर हम देखें तो 26% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी बेलराइज का ओवरऑल आप देखोगे तो ये इनकी
25-30 ईयर्स की जर्नी है। लास्ट 10 ईयर्स में सबसे बड़ा एक जो इनका अचीवमेंट रहा है कि जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है जहां से इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है उसको इन्होंने 10 टाइम आउट परफॉर्म किया है। उसकी ग्रोथ रही है 1.5% और बेलराइज ने 12% के आसपास से ग्रो किया लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। और इसीलिए मार्केट भी थोड़ा बुलिश है इसको लेकर के, क्योंकि पिछला 9-10 साल जो है वो टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं था। लेकिन यहां से अगला जो 5 ईयर्स है, 6-7 ईयर्स है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडस्ट्री ओवरऑल आपकी हाई सिंगल डिजिट से लगभग 10% के आसपास ग्रो करेगी। और बेलराइज तो अब रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है, तो जो मेन रेवेन्यू सेगमेंट है उसके भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ गए, प्लस आप अब 4 व्हीलर 3 व्हीलर उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हो, तो इसीलिए इंटरेस्ट है इस बिजनेस के अंदर। देन पार्ट्स वगैरह आप देखोगे तो ये सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है टू व्हीलर के लिए, जैसे शॉक एब्जॉर्वर हो गया, आपके जो साइड डैशबोर्ड होते हैं टू व्हीलर्स के वो कंपनी बनाती है। फिर ये जो उन्होंने बॉक्स में इस तरीके से करके रखा है ये कंपनी के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, मतलब कि इसका इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बेलराइज खुद करता है इन हाउस। तो इनमें रियलाइजेशन इनके काफी अच्छे होते हैं, मार्जिन कंपनी के बेटर होते हैं। तो जैसे स्टीयरिंग कॉलम आप देखोगे, स्टीयरिंग कॉलम मतलब वो जो स्टीयरिंग और जो फ्रंट व्हील होता है गाड़ी का उसके बीच का वो जो एक रॉड टाइप होता है, तो बेसिकली वो मैसेज पास करता है, मतलब आप गाड़ी को राइट टर्न करते हो, लेफ्ट टर्न करते हो, वो मैसेज पास करता है उस फ्रंट व्हील को, तो वो ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा आप देखोगे थ्री व्हीलर के काफी सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है। ये ईवी में जो हब मोटर आपका लगता है वो ये कंपनी बनाती है। फिर फोर व्हीलर में जो आपका ये BIW पार्ट होता है, बॉडी इन वाइट, मतलब पेंट होने से पहले जो उसके वो पार्ट्स वगैरह होते हैं, डोर हो गया, रूफ वगैरह हो गया, वो सब ये कंपनी बनाती है। एयर टैंक हो गया आपका, कमर्शियल व्हीकल के जो चेसिस सिस्टम है, ये सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है। तो ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल है एंड परफॉर्मेंस है। मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इतना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 8% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेन रीजन इसी से मतलब बात करते हैं कि क्यों इतना लो ग्रोथ आया कंपनी का थर्ड क्वार्टर में। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि उन्होंने ना ओपनिंग रिमार्क में ये चीज बोल दी कि ये जो ग्रोथ है 8% के आसपास का, ये हमने मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास ही इसको एंटिसिपेट कर लिया था। मतलब हमें ऑलरेडी पता था कि थर्ड क्वार्टर हमारा रेवेन्यू वाइज या ग्रोथ वाइज इतना ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा। उसके 2-3 रीजन है। पहला तो उनका कहना है कि जो हमारे बड़े टू व्हीलर OEM है, मतलब जो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स है टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर, उनका प्रोडक्शन वॉल्यूम ये थर्ड क्वार्टर में मतलब हर साल सीजनली थोड़ा सा कम रहता है, तो Q3 वैसे ही हमारा वीक रहता है। प्लस इसके अलावा जो इनका फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल का हमने रेवेन्यू देखा 7% डी ग्रो हो गया। तो कंपनी का कहना है कि एक जो हमारा बड़ा क्लाइंट है, आई थिंक वही टाटा मोटर का बता रहे हैं, वो साइबर अटैक का जो इशू चल रहा है, तो उससे उनके प्रोडक्शन वैल्यू काफी इफेक्ट हुए Q3 के अंदर भी, तो थोड़ा बहुत हमारा रेवेन्यू वहां से भी इंपैक्ट हुआ। प्लस दिसंबर का जो मंथ होता है वो ऑटो इंडस्ट्री में जो आपके OEMs होते हैं उनके प्लांट में मेंटेनेंस का काम चलता है, तो ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होता नहीं है। तो ये 3-4 रीजंस की वजह से कंपनी ने पहले ही एंटिसिपेट किया था कि Q3 थोड़ा सा वीक रहेगा। तो उनका कहना है हमने जो आपको गाइडेंस दिया या मार्केट को जो गाइडेंस दिया है ना, उसमें पहले से ये चीज फैक्टर इन करके रखी थी। तो फुल ईयर का गाइडेंस कंपनी ने वही मेंटेन रखा है, मिड टीन का जो ग्रोथ का गाइडेंस है इनका 15-16%, वही सेम गाइडेंस इन्होंने दिया है। मतलब कि जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें कंपनी बेटर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है। अब क्यों एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि मैनेजमेंट का जो आप अनाउंसमेंट सुनोगे, जो नए नए डील्स वगैरह उन्होंने बताए हैं, जैसे चेन्नई में जो इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर OEM है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर OEM, उससे इनको ऑर्डर मिला है, तो वहां पे कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। हरिद्वार आई थिंक इनका प्लांट आया एक नया, वहां पे जो इनका जो इंडिया की बड़ी टू व्हीलर OEM है, अगेन उसके भी प्रोडक्शन वगैरह कंपनी ने स्टार्ट कर दिए हैं। फिर जापानीज जो फोर व्हीलर है, जो भिवाड़ी में कंपनी का प्लांट आया अभी, वहां पे कंपनी प्रीमियम जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सप्लाई कर रही है, तो उसमें आपका कंटेंट पर व्हीकल नॉर्मल व्हीकल के कंपैरिजन में आई थिंक 1.5 या 2 टाइम बेटर है। तो इनका रियलाइजेशन भी बेटर है, वहां पे मार्जिन भी बेटर है, तो उसका भी सप्लाई वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी कह रही है ये जो 3-4 प्रोडक्शन हमारे अलग अलग फैसिलिटीज में स्टार्ट हुए हैं, इन सब का इंपैक्ट आपको Q4 में और FY27 में आने वाले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। मतलब ये एक तरीके का वन ऑफ आप बोल सकते हो, या कुछ ऑपरेशन इश्यूज की वजह से थोड़ा सा ग्रोथ कम था Q3 में, अदरवाइज गाइडेंस इन्होंने मेंटेन करा है। प्लस अगर आप इनका ये ऑर्डर बुक देखोगे और कैपेसिटी जो कंपनी रैंप अप कर रही है वो सारा ऑन ट्रैक है। फिर पॉइंट आता है आपका मर्जर का, कि जो इन्होंने ये मर्जर किया इसके क्या बेनिफिट्स है। तो एक तो इन्होंने मतलब अपना जो कमिटमेंट दिया था, जो गाइडेंस दिया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टाइम से पहले उसको फुलफिल कर दिया। FY26 अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, पहले उसका अप्रूवल आ चुका है इन दोनों कंपनीज के मर्जर का। अब एक बेनिफिट इसमें होगा आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। अभी क्या होता था, सेम प्रोमोटर की ये दोनों कंपनीज हैं, तो बेलराइज उनसे कुछ परचेज कर रहा है, वो बेलराइज के साथ में कुछ बिजनेस कर रही है, तो आपको दिखेगा लगभग 1100 करोड़ का ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता था, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्टेबल दिखेगा, आपकी अकाउंटिंग नंबर जो है वो ट्रांसपेरेंसी उसमें बढ़ेगी, तो ये चीज होगा। दूसरा, कंपनी कह रही है थोड़े से मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट ओवरहेड कॉस्ट होता है ना आपका, वो क्योंकि अभी मर्ज एंटिटी हो जाएगी, एक कंसोलिडेटेड एंटिटी हो जाएगी, तो कॉस्ट आपका थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, तो हल्के फुल्के मार्जिन में भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और जो बड़े इंप्रूवमेंट है वो आएगा आपका कंटेंट पर व्हीकल के अंदर। अब कंटेंट पर व्हीकल में भी
ये जो दोनों मर्ज एंटिटीज है ना, ये पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल में काफी ज्यादा एक्टिव है, मतलब इनका उन सेगमेंट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। और बेलराइज का खुद का टारगेट है कि अगले 2 ईयर्स के अंदर, 2.5 ईयर्स के अंदर हमारा जो पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है, इसको लगभग हमको डबल करना है। तो इस टारगेट में ये जो इनका जो मर्जर हुआ है, ये इनको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? कंपनी का कहना है कि इंक्रीमेंटल जो हमारा रेवेन्यू आएगा ना, यानी आने वाला जो रेवेन्यू है, उसमें 34% शेयर हमारा पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल से होगा, क्योंकि ये दोनों उन दोनों सेगमेंट में काफी एक्टिव प्लेयर्स हैं। अभी दो बड़े प्रोडक्ट भी आ जाएंगे बेलराइज के पास में। दो बड़े प्रोडक्ट्स में जैसे एक प्रोडक्ट तो है आपका ये कॉपर बस बार। कॉपर बस बार क्या होता है? बेसिकली एक आपका कॉपर का रॉड टाइप या स्ट्रिप टाइप आप समझ लो, जो ईवी में यूज होता है, ईवी बैटरी के अंदर वो यूज होता है काफी ज्यादा। तो कंपनी कह रही है वो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है ईवी के अंदर, और इस मर्जर के बाद में वो, क्योंकि हमारे बेलराइज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो जो बहुत बड़े ईवी के ओईएम्स है, 4 व्हीलर ईवी के ओईएम्स हैं, वो डायरेक्टली हमारे क्लाइंट आ जाएंगे, मतलब हमारे क्लाइंट बन जाएंगे। तो हमारा कंट्रोल उन पे बढ़ जाएगा। इससे ओवरऑल कंटेंट पर व्हीकल हमारा 3000 के आसपास का इन्होंने नंबर बोला है, 3000 या उससे ज्यादा से हमारा कंटेंट पर व्हीकल बढ़ जाएगा। यानी कि सेम क्लाइंट से हम ज्यादा रेवेन्यू बना पाएंगे, सेम प्रोडक्ट के अंदर, सेम गाड़ी के अंदर हम ज्यादा पार्ट्स ऐड कर पाएंगे, तो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा, रियलाइजेशन बढ़ेगा। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा एक और प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा इनका, फेयरिंग असेंबली करके। फेयरिंग असेंबली क्या होता है? तो आपके जो 2 व्हीलर्स होते हैं, बाइक हो गया या स्कूटी हो गया, उसके साइड के और जो फ्रंट का जो प्लास्टिक के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसका पूरा सेट, तो ये जो इनकी जो मर्जर होने वाली कंपनीज हैं, वो ये भी बनाती है। ये क्या करती है? एक तो आपके जो 2 व्हीलर्स है उसको मतलब लुक अच्छा देती है, थोड़ा सा स्टाइलिश दिखता है। दूसरा आई मीन जब हम उसको राइड करते हैं तो विंड से प्रोटेक्शन देता है वो, प्लस आपका माइलेज है, स्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है। तो कंपनी का कहना है कि इसमें ना 50 कंपोनेंट्स लगते हैं, ये जो आपका फेयरिंग असेंबली है। और हमारी ये जो मर्जर होने वाली जो कंपनीज हैं, ये इन 50 कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट जो है वो खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स बाहर से आउटसोर्स करते हैं, और फिर उसको असेंबल करके क्लाइंट को सप्लाई करते हैं। तो जब ये मर्जर हो जाएगा, तो बेलराइज का एक और टारगेट है ना कि अभी तो ये टियर 1 सप्लायर है, यानी कि खुद डायरेक्टली पार्ट्स वगैरह ये इसको अपने ओईएम को देते हैं, और आगे का इनका टारगेट है कि हमको टियर 0.5 सप्लायर बनना है। यानी कि कंपोनेंट सप्लायर से टियर 0.5 सप्लायर का मतलब हो गया आपको सिस्टम सप्लायर बनना है। उसका मतलब क्या होता है कि अभी तो मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता हूं और अपने क्लाइंट को सप्लाई कर देता हूं। सिस्टम सप्लायर बनने का मतलब क्या हुआ कि मैं एक पूरा रेडी टू यूज उसको मॉड्यूल सप्लाई कर रहा हूं। जैसे ये इसमें फेयरिंग असेंबली के अंदर कर रहे हैं, जो पार्ट्स ये खुद कंपोनेंट करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी, प्लस बाहर से आउटसोर्स करके उसको पूरा खुद असेंबल करके क्लाइंट को आप सिर्फ सप्लाई कर रहे हो। जैसे केन्स और सिरमा का वो जो बॉक्स बिल्ड वाला डिवीजन है, काइंड ऑफ वैसा ही। तो आप ज्यादा वैल्यू ऐड करके दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को, वैल्यू चेन में आप आगे और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो। तो इन सारी चीजों में इनको बेनिफिट मिलेगा इस मर्जर के बाद में, और साथ में वो ईपीएस एक्रेटिव तो है। तो ये सारा इनका है। प्लस इसके अलावा जो आपका ये प्लास्टिक कंपोनेंट वाला बिजनेस है ना, ये गाड़ियों के जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें भी बेलराइज का कहना है हमारा मार्केट शेयर बढ़ के ना लगभग 24-25% हो जाएगा, और इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लास्टिक कंपोनेंट प्लेयर बन जाएंगे हम ये ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर। क्योंकि ये जो मर्जर होने वाली जो कंपनीज हैं, ये आपके जो गाड़ी के डैशबोर्ड होता है, मतलब जो फ्रंट का डैशबोर्ड होता है ना पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल में, उसमें जो प्लास्टिक लगा होता है वो ये कंपनीज बनाती है। फिर आपका टायर का जो कवर होता है, जो आप वो स्टील जैसा देखते हो एक कवर सा, वो ये कंपनीज बनाती है। इसके अलावा जो आपका इंफोटेनमेंट का इंटीरियर होता है, वो जो स्क्रीन होती है आपके सामने डैशबोर्ड पे, वहां पे जो प्लास्टिक वगैरह का जो पार्ट्स होता है, वो भी ये कंपनीज बनाती है। तो इनका कहना है हमारा उसमें मार्केट शेयर भी सीधे 24-25% हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस कंपनी को मर्जर के बाद में। और साथ में आपका जो गोल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कि हमारा कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू मिक्स हमको डबल करना है 2-2.5 साल के अंदर, उसमें भी हमको हेल्प करेगा। तो ये है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो एक्विजिशन इन्होंने किया है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इनका कहना है कि ये जो एसडीएम कंपनी है फ्रांस की, ये आपकी हाई प्रिसीजन अल्ट्रा प्रिसीजन जो कंपोनेंट्स होते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, रोबोटिक इंडस्ट्री के अंदर, वो मैन्युफैक्चर करती है। अभी अल्ट्रा प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप समझ लो ऑलमोस्ट परफेक्ट, मतलब 19-20 हम बोलते हैं ना, तो 0.1 का भी डिफरेंस नहीं हो सकता उसमें। जो भी पार्ट, जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल सेम उसी शेप उसी डिजाइन का होना चाहिए। तो इतना मतलब इसमें प्रिसीजन आपको चाहिए होता है। तो वो सारे पार्ट्स ये कंपनी बनाती है एसडीएम। अब कंपनी कह रही है इसमें सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन हमको ये होगा कि ये जो कंपनी है एसडीएम, आई मीन वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट आपके एयरक्राफ्ट ओईएम है ना, मतलब वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, वो इसके क्लाइंट है। तो जो एसडीएम है वो उसको पार्ट्स वगैरह सप्लाई करता है, यानी कि उस सप्लाई चेन सिस्टम के अंदर हमको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। दूसरा, फ्रांस की जो सबसे बड़ी ये आपकी जो फाइटर जेट्स वगैरह जो होते हैं, डिफेंस के जो आपके ये एयरक्राफ्ट होते हैं, वो बनाने वाली जो कंपनी है वो भी इसकी क्लाइंट है एसडीएम की, तो उसके अंदर भी हमको एंट्री मिल जाएगा। फिर जो फ्रांस की ही जो बड़ी ये हेलीकॉप्टर ओईएम कंपनी है, उसके अंदर एंट्री वो भी इसकी क्लाइंट है, वहां पे भी हमको एंट्री मिल जाएगा। जो बड़ी रोबोटिक कंपनी है
फ्रांस की, वो भी इसके क्लाइंट है, मतलब वो भी, उनको भी ये सप्लाई वगैरह करती है, तो वहां पे भी हमको एंट्री मिल जाएगा। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि इन सारे एरियाज में अगर हमें ऑर्गेनिकली एक्सपैंड करना होता तो कम से कम 2 से 3 ईयर्स का हमको अप्रूवल टाइम लगता, 2 से 3 साल का। इस एक्विजिशन से क्या हुआ है कि एकदम हमको इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन सिस्टम के अंदर हमको एंट्री मिल गया है। और एक्विजिशन कॉस्ट कंपनी ने FY27 का जो ये सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक 25-35 करोड़ के आसपास का ये टोटल सेल्स का इन्होंने गाइडेंस दिया है FY27 का। तो उसके 0.1 टाइम सेल्स के ऊपर इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया। तो कंपनी का कहना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काफी कम है और साथ में इतने सारा वैल्यू एडिशन हो रहा है मतलब हमारे लिए। तो एक बड़ा एक्विजिशन है और नियर टर्म में, मतलब मीडियम टर्म में जो उनका टारगेट है कि ऑटो से डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करनी है, उस गोल में एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए। तो ये एक्विजिशन कंपनी ने किया है। फिर इसके अलावा जो ये प्लासन सासा करके जो इजराइल की डिफेंस कंपनी है, जिसका हमने लास्ट मंथ में डिस्कशन भी किया था, उसमें भी कंपनी का कहना है कि 3 साल का ये पार्टनरशिप है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि ये जो बेलराइज है, ये इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेगा कि मतलब सिर्फ ऑर्डर आ गया, इनको पूरा डिजाइन इंजीनियरिंग सब कुछ क्लाइंट ने दे दिया, ये सिर्फ अपने फैक्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वैसा रोल नहीं है। इनका कहना है, इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि जो पूरा नो हाउ है ना, टेक्नोलॉजी नो हाउ, ये कंपनी, इजराइल की कंपनी हमारे साथ में शेयर करेगी। तो अगले 2-3 साल में जो हमारी खुद की जो डिजाइनिंग टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, हमारी खुद की कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसी सेगमेंट के अंदर, यही डिफेंस वाले सेगमेंट के अंदर हम कल को आगे चल के खुद से इनोवेशन भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, मतलब अपनी कैपेबिलिटी कंपनी की स्ट्रांग हो जाएगी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। प्लस कंपनी कह रही है, मतलब रेवेन्यू वाइज आप देखोगे तो ड्यूअल बेनिफिट है। एक तो इंडिया में ये मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के लिए, मतलब यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है, जो आपकी MOD है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनको ये कनेक्ट करेंगे। जो आपके डिफेंस PSU हैं, जैसे HL हो गया, BL हो गया, उनके साथ में कंपनी कनेक्ट करेगी, वहां पे ऑर्डर वगैरह मतलब बिल्ड करने का कोशिश करेगी। प्लस दूसरा आपका एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी भी है। ये जो प्लासन सासा कंपनी है, ये वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको ये एटम वाला जो इनका प्लेटफॉर्म है, उसको सेल करते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स वगैरह कंपनी ये बेलराइज यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट भी करेगी। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू भी आपके पास में आ जाएगा, प्लस एक्सपोर्ट की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन आई मीन दोनों का कंपनी ने कोई ऐसा रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया है। रेवेन्यू गाइडेंस तो कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे वही सेम है कि मिड-टीन के आसपास हम ग्रो करेंगे। इन दोनों से जो इनका एक वो फोकस है ना कि आगे चल के हमको ऑटो से डिपेंडेंसी अपनी पूरी तरीके से, मतलब इस पे डिपेंड नहीं रहना है, थोड़ा सा कम करना है। तो नॉन ऑटो वाला सेगमेंट हमको हमारा एक तरीके से रेडी हो रहा है। तो नियर टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा वैल्यू एडिशन है बेलराइज के लिए। सो ये है। बाकी ओवरऑल तो मतलब ठीक है, नंबर्स ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह का वॉल्यूम कंपनी का ठीक चल रहा है, जो न्यू कैपेसिटी आ रही है बिल्कुल ऑन ट्रैक है। और जो फ्रेश ऑर्डर्स आए हैं कंपनी का, उस पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मिड-टीन का जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया इन्होंने, वो ये ग्रो कर सकते हैं। तो यही है ओवरऑल। बाकी अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स नंबर वाइज लग सकता है कि ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हुआ है, बट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये अगर मुझे बेलराइज को प्ले करना है ना, तो मतलब मैं इसको ये 40-50% की ग्रोथ के उस थीसिस के ऊपर प्ले नहीं कर रहा। मैं बेलराइज को प्ले कर रहा हूं बेसिकली कि कंपनी का जो नंबर है, जो ग्रोथ का, ये जो मिड-टीन का जो गाइडेंस दे रहे हैं, इसको हालांकि ये बीट भी कर सकते हैं। मिड-टीन से 20% के रेंज में कंपनी आराम से ग्रो कर सकती है, इतने सारे लीवर्स हैं। मैनेजमेंट मुझे थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगता है। प्लस इससे भी इंपॉर्टेंट, कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफी बेटर होगी, मतलब 25% के रेंज में बहुत आराम से ये अपने पैट को कंपाउंड कर सकते हैं एटलीस्ट अगले 1 से 2 साल के अंदर। तो वैसे तो जब जहां से हमने डिस्कस किया, वैल्यूएशन री-रेटिंग हुआ है ऑलरेडी, 25-30% के आसपास का अपसाइड स्टॉक दे चुका है। लेकिन यहां से भी अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे FY27 का, तो अभी भी आई थिंक 22-23 के आसपास आता है। तो वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, प्लस आपका अर्निंग ग्रोथ की आउटलुक आगे भी अगले 1-2 साल के लिए भी काफी अच्छी लगती है। और ऑटो एंसिलरी में ज्यादातर स्टॉक्स आप देखोगे तो वो ऑलरेडी आपका 45, 50, 60 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उस पॉइंट से बेलराइज अभी भी काफी अच्छा बैट लगता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मतलब इसका जो री रेटिंग हो रहा है, ये सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा है, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ तो इतनी है ही नहीं कंपनी की, मिड-टीन के आसपास ये ग्रो कर रहे हैं। वैल्यूएशन री रेटिंग का जो इनका फैक्टर है ना, वो दूसरे बाकी फैक्टर्स है। जैसे अभी आप देखोगे मार्केट इनको ज्यादा जो वैल्यू कर रहा है ना, वो इनके सिर्फ 2 व्हीलर बिजनेस के बेसिस पे कर रहा है कि कंपनी सिर्फ 2 व्हीलर की सप्लायर है। लेकिन इनका आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखोगे तो जैसे हमने वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक देखा, तो वो आपको क्या दिखाता है कि कंपनी ना सिर्फ शीट मेटल कंपोनेंट बनाने तक लिमिटेड नहीं है। मतलब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वार्टर में अगर आपको याद होगा तो इनको सोलर स्ट्रक्चर का एक ऑर्डर आया था। ऑटो से बहुत अलग इंडस्ट्री है, वहां का ऑर्डर आया कंपनी का और उसको इन्होंने सप्लाई किया। तो ये आपको क्या दिखाता है कि अलग अलग यूज केसेस में, मतलब जहां पे आपका स्किल बहुत ज्यादा हाईली रिक्वायर्ड होता है, मार्जिन्स आपको काफी ज्यादा वहां पे मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स आपकी इंडस्ट्रीज होती है, उसके अंदर ये कंपनी एंटर कर सकती है। और वही इनका प्लान भी है और आपको दिखेगा अभी तक प्रोग्रेस काफी अच्छा चल रहा है। तो जो वैल्यूएशन री रेटिंग है ना, वो इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर है कि 2 व्हीलर से डिपेंडेंसी कम करके जो आपके ज्यादा वैल्यू वाले मार्जिन, ज्यादा मार्जिन वाले जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, सेगमेंट्स हैं, वहां पे कंपनी का बिजनेस
बिजनेस शिफ्ट हो रहा है और उसकी वजह से आपका ओवरऑल वैल्यूएशन री रेटिंग का थीम बन रहा है। प्लस साथ में अर्निंग ग्रोथ तो कंपनी की कंसिस्टेंट है और आगे का आउटलुक भी अच्छा लगता है। तो ये है, बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।